हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए यूनिट 1। आज BHIE 143 का फर्स्ट क्लास है, जिसमें यूनिट 1 इकाई नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है इतिहास में पर्यावरण संबंधी मुद्दों का अध्ययन। इतिहास में जो है पर्यावरण से संबंधित जितने भी रिलेटेड जो है उसके जो मुद्दे हैं उसके बारे में हम लोग इसमें जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जो कि एक परिप्रेक्ष्य में एक जो परिप्रेक्ष्य के तौर पर इसमें बताया जाएगा। इसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसमें टॉपिक्स देखा जाए तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करेंगे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपको सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि पर्यावरण इतिहास क्या होता है, यानी कि कहा जाता है यहाँ के देखिए चैप्टर का नाम भी है इतिहास में पर्यावरण संबंधी। तो हमको सबसे पहले ये जानना है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का इतिहास क्या है, तो इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। ओके, इससे रिलेटेड अगर आप पर्यावरण इतिहास क्या है इसको समझ जाते हैं तो आगे आने वाली यूनिट्स चैप्टर्स जो है ना उसमें दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका फर्स्ट टॉपिक में ही दिया हुआ है कि पर्यावरण इतिहास क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी हो, आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा पर्यावरण इतिहास में वाद विवाद, यानी कि पर्यावरण के जो भी इतिहास में जो है उसमें वाद विवाद क्या सब थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए आज इस सेशन में टू टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग 1.2 में जिसमें देखते हैं पर्यावरण इतिहास क्या है उसके बारे में देखते हैं। चलिए यहाँ से आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए क्या कहता है कि पर्यावरण इतिहास क्या है। देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए सुनिए आप लोग। पर्यावरण इतिहास के अग्रदूतों में से एक डोनाल्ड हैजुजेस लिखते हैं, यानी कि इसमें कहता है कि पर्यावरण इतिहास के बारे में जो है ना अग्रदूत मतलब कि इसके बारे में जो सूचना है इसके बारे में जानकारियाँ देती है, उनमें से एक लेखक हैं डोनाल्ड हैजुजेस। ठीक है, ये एक लेखक थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा है। वो क्या लिखा है इसके देखिए यहाँ से। प्राचीन काल से मानव समाज अपने चारों ओर प्राकृतिक दुनिया के साथ अंतक्रिया और निर्भरता में रह रहे हैं, यानी कि प्राचीन काल में एनिशियंट में यानी बीते हुए काल में जब प्राचीन काल चल रही थी तो उस समय जो मानव समाज जो है, जो भी हम लोग हैं मानव समाज, वो चारों तरफ से यानी कि जो होती है ना ये एक समाज है, ये चारों ओर से जो है ये पूरी दुनिया जो है एक जो है ना पर्यावरण के क्षेत्र पर इस पर ही निर्भर करती थी। जैसे आप सभी देखे होंगे सतत विकास में जो है पर्यावरण के बारे में बताया जा रहा है कि पर्यावरण का जितना ज़्यादा हम लोग संरक्षण करेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग उसका सुरक्षा करेंगे, वो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो लाभदायक साबित होगी। वही कहा जा रहा है इसमें भी कि प्राचीन काल में जो है ना समाज जो है एक प्राकृतिक दुनिया से चारों तरफ अंतक्रिया था, मतलब घिरा हुआ था और निर्भर भी था प्रकृति पर, पर्यावरण पर। ठीक है, और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में भली भांति जानकारियाँ थी और उसकी जो सिचुएशन है वहाँ की जो प्राचीन काल में जो सिचुएशन थी उसकी जो है ना भली भांति उसके बारे में उसको जानकारियाँ प्राप्त थी और उन्होंने इसे विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया और इनके बारे में जो है वो अलग अलग तरीके से इसके बारे में जताया, इन्होंने बताया है। ये सब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मान्य और लाभप्रद विषय है। ये सब जानकारियाँ जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ऐतिहासिक एजुकेशन में हिस्टोरियन एजुकेशन में जो है ना इसके लिए मान्य है और लाभप्रद है। ये जो है बातें बताई जा रही है जो कि विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया गया, ये लाभप्रद है। उसके बाद उसके लिए मान्यता मिली हुई है। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है J.R. मैकलिन पर्यावरण इतिहास की 3 मुख्य धारणाओं की पहचान करते हैं। ये J.R. मैकलिन जो एक इतिहासकार थे, उन्होंने पर्यावरण इतिहास के बारे में बताया कि वो 3 मुख्य धारणाओं से हम लोग पहचान करते हैं, जिसमें से आपका पहला हो जाएगा भौतिक पर्यावरण इतिहास का अध्ययन है। पहला जो है भौतिक पर्यावरण इतिहास का अध्ययन है। देखिए यहाँ तक हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, आप सब सुनिए क्या कहता है कि पर्यावरण इतिहास के बारे में जो सूचना देती है उनमें से एक लेखक हैं जिसका नाम है डोनाल्ड हैजुजेस। ठीक है, उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जितने भी हम लोग मानव समाज हैं वो चारों तरफ से पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्राकृतिक दुनिया से घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, निर्भर हैं। ओके, और वो अपनी सिचुएशन का जो भी इस्तेमाल है, जो भी भलीभांति जो भी स्थिति है उसकी भलीभांति से वो जानकारियाँ प्राप्त है और उन्होंने जो इसके बारे में बहुत अनेक तरीके से बताया गया। या तो आपको जैसे होता है ना इतिहास के बारे में, जैसे अभिलेख के माध्यम से, पुरातत्व के लेख के माध्यम से, औजार के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, तो उसी के बारे में बताया गया। ये अलग अलग तरीकों से इसको व्यक्त किया है, इसको बताया गया है। ओके, जब सब ऐतिहासिक अध्ययन के लिए मान्य लाभप्रद हो, ये सभी जो है वहाँ के जो इतिहास में क्या कहता है देखिए, जैसे मैंने BHIE 144 में इतिहास के बारे में बताया। इतिहास क्या है? इतिहास एक अदालत है। अदालत मतलब बोले तो वो एक सबूत मांगती है। अदालत जिस तरह से सबूत मांगती है गुनहगार है या नहीं है, तो सबूत उसी तरह इतिहास भी सबूत मांगती है। इसी के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ जो है ये सब जो ऐतिहासिक अध्ययन के बारे में जो भी बताया जाता है वो मान्यप्रद है और लाभप्रद भी है। ओके, और एक इतिहासकार हैं J.R. मैकलिन पर्यावरण, इन्होंने इतिहास के बारे में जो है ना 3 मुख्य धारा से बताया गया है। उनमें से पहला है कि यह भौतिक पर्यावरण इतिहास का अध्ययन, ये जो है भौतिक पर्यावरण का इतिहास है।
ठीक है, जिसमें भौतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव के साथ साथ मानव प्रणालियों पर प्रकृति के प्रभाव की भी समीक्षा कर शामिल है। इसमें कहा था कि मानव की जिसमें जो भौतिक पर्यावरण है, जिसमें फिजिकल हो गया, फिजिकल इन्वायरमेंटल हो गया, इस पर जो है मानव प्रभाव के साथ साथ जो है जो भी मानव मामला है, यानी कि व्यक्तियों के मामलों पर, हम लोग के लिए जो भी मामला है उस पर जो है ना हम लोग यानी उसका जो है प्रकृति पर जो भी परीक्षण होता है, जो भी प्रभाव होता है, जो भी गुण दोष होता है, उसके बारे में ये शामिल है। नहीं, प्रकृति में तो सभी चीज़ें होती है, आपका गुण भी होगा, अच्छे गुण भी होगा, दोष भी होता है, तो ये सभी शामिल है। इसमें समीक्षा किया गया। ये जो ना पहला चरण में बताया गया, पहला धारक में यही J.R. मैकलिन के माध्यम से बताया गया, जो जैकलिन बताया गया था। उसके बाद जिनमें से प्रत्येक हमेशा प्रवाह में होता है, जो कि ये जिनमें से प्रत्येक जो ना एनी टाइम जो वो प्रवाह के रूप में होता है और हमेशा दूसरे को प्रभावित करता है, और ये जो ना हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करते रहता है ये, ठीक है ना। और ये मानव इतिहास पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन को एक पूर्ण संदर्भ में रखता है। और ये जो मानव इतिहास जो है हमारी मानव के इतिहास के बारे में कहता है कि पृथ्वी हो गया और उस पृथ्वी पर जितने भी जीवन हैं उसको एक पूर्ण संदर्भ में, उसके संदर्भ में जो है एक सबको एकजुट रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि ये मानता है कि मानव इतिहास का एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये जो सबसे महत्वपूर्ण इसका एक योगदान ये भी है कि ये हम लोग जो है इसमें एक्सेप्ट करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि मानव इतिहास के बारे में कि एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। यानी इतिहास जो हो गया एक प्रकार का वो स्टोरी बन गया, कहानी बन गया, उसी के बारे में कहा जा रहा है। जिसमें एक अभिनेता है, जिसमें भी जो है अन्य प्रकार के अभिनेता हैं। जैसे आप सभी इतिहास के बारे में जानोगे, मान के चलो अकबर के बारे में ही जानोगे तो अकबर एक अभिनेता के रूप में काम करती है। उसी तरह से ये पर्यावरण के बारे में जान रहे हैं तो पर्यावरण में जो जो चीज़ें आएंगी उसमें से बहुत प्रकार के अभिनेता मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के एक्ट्रेस मिलेंगे, ठीक है। यही कहा जा रहा है। यह मानव केंद्रवाद आख्यानों को चुनौती देता है। यह मानव के जो केंद्रवाद है, जो रहने के केंद्र हैं वो मानव जातियों के, उसके जो आख्यानों को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज करती है। दूसरा है, देखिए पहला में ये हुई, उसका दूसरा के बारे में बताया जा रहा है कि सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास का एक रूप है। ये जो ना सांस्कृतिक कल्चर, उसके बाद बौद्धिक रूप से एक इतिहास का ही रूप है। आपके जो है सांस्कृतिक कल्चर, आप जैसे मान के चलो होता ना कि इस लड़का का बिहेवियर सही नहीं है, इसका कल्चर सही नहीं है, इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि उसका पूर्वज भी, उसका सांस्कृतिक जो है ना उसका पूर्वज भी सही नहीं हुआ। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ की संस्कृति के बारे में इतिहास बताता है, ठीक है। इतिहास के रूप में उसका कल्चर है। उससे जो ना आपका प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सबूत मिलता है उसका जो ना सांस्कृतिक सही नहीं है, तो इससे पता चलता है कि इतिहास में जो वहाँ संस्कृति सही नहीं होगा, क्योंकि वो जो ना एक प्रकार का गुण दोष के रूप में होता है, ठीक है ना। ये समाज और प्रकृति के बीच संबंधों के बारे में मनुष्यों ने जो सोचा, साहित्य, धर्म और मौखिक परंपराओं में प्रकृति के प्रतिनिधित्व और छवियों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जो है मानव हो गया और प्रकृति के बीच में जो मानव और प्रकृति, यानी कि बोले तो समाज, सोसाइटी और प्रकृति, नेचर के बीच जो है जो रिलेटिव हैं, जो संबंध हैं, उसके बारे में जो भी मनुष्य हम लोग जो सोचते हैं, उसका जो साहित्य होता है, धर्म होता है और मौखिक परंपराएं होती है, उसकी प्रकृति जो है प्रतिनिधित्व पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और ऐसे बदल गए हैं और उन समाजों के बारे में क्या दर्शाते हैं जिन्होंने उन्हें उत्पन्न किया हो। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि उन समाजों में जहाँ जिस सोसाइटी के बारे में हम लोग क्या दर्शाते हैं, जहाँ पे हम लोग ही उत्पन्न किए हैं। पहले क्या करता था कि जो ना पेड़ पौधे पे ही रहते थे, उसके बाद धीरे धीरे जो ना एक प्रकार का समाज बना, तो उसके बारे में ये दर्शाते हैं, ठीक है। और तीसरा कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से राजनीतिक और नीति संबंधी पर्यावरण इतिहास है। ये तीसरा जो है एक मुख्य तौर पर वो पॉलिटिकल्स और रणनीति तरीके से संबंधित एक पर्यावरण इतिहास है। यह समाज और प्रकृति के बीच और प्रकृति से संबंधित मामलों में सामाजिक समस्याओं के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए मानव प्रयासों का इतिहास से संबंधित है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, ये समाज और प्रकृति जो है, इस जो सोसाइटी हो गया, उसका नेचर हो गया, इसके बीच जो है और इसकी प्रकृति, इसकी नेचर और इसकी जो है ना रिलेटिव, इसके जो संबंध है, इसके बीच जो है जो भी मामला होती है वो सामाजिक समूह के लिए पूरे समाज के तौर पर एकजुट होकर इसके बारे में इससे रिलेटेड जो भी विनिमय होता है कि विधि पर भाव, यानी कि इसमें जो भी भाव होंगे, जो भी फैसला लेंगे वो इसके इतिहास पर, मानव प्रयासों के इतिहास पर संबंधित है, ठीक है। तो ये है आपका तीनों पॉइंट इसके में बताया गया, जिसके बारे में यह जो है ना आपका इतिहास में का लेखक थे J.R. मैकलिन, उन्होंने बताया था, ठीक है। तो उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए ये मैकमिलन के बारे में बताया गया। और उसके बाद देखिए पर्यावरण इतिहास में महान विविधता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव जाति और शेष प्रकृति के बीच पारस्परिक संबंधों के सार्थक अध्ययन के लिए विभिन्न स्थानों और परिस्थितियों से अलग अलग तरीके से आवश्यकता होती है। यानी पर्यावरण इतिहास में जो है ना आपका
इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में जो है ना महान विविधता, यानी कि महान अलग अलग प्रकार की विविधता इसलिए उत्पन्न होती है, अलग अलग भिन्नता इस प्रकार उत्पन्न होती है कि क्योंकि मानव जाति के जो भी मानव जाति हो गया और शेष प्रकृति जो भी नेचर हैं, जैसे मानव जाति है ही, उसको इसके अलावा जो है जो भी प्रकृति हैं उसके बीच जो है जो रिलेटिव हो गए पारस्परिक संबंध हैं उसके सार्थन के बारे में हम लोग को विभिन्न स्थानों पर जो है ना स्थानों के तरीके से अलग अलग तरीके से आवश्यकता होती है। जैसे आप समाज में पहले के इतिहास में क्या होता था, जैसे कहीं कहीं जो ना कहीं खेती होती थी तो कहीं नहीं होती थी, तो इस प्रकार के जो है उसके जो है ना कोई मानव जाति जो है कपड़ा पहनने लगा था, कोई नंगा ही था, कहीं कहीं इस तरह से जो है उसके क्षेत्रों के अनुसार भी हम लोग समझ सकते हैं, परिस्थितियों से अलग अलग तरीके से हम लोग आवश्यकता होती है। ठीक है, पर्यावरण इतिहास में बहुविषयक या अंतविषयक दृष्टिकोणों पर बड़ी निर्भरता यही कारण है। पर्यावरण इतिहास में जो है ना बहुविषयक में 2 या 2 से अधिक जो विषयक होते हैं है ना उसके अप्रोच पर बहुत ज़्यादा ही निर्भर करता है, क्योंकि पर्यावरण इतिहास के अभ्यास के गैर मानव दुनिया के बारे में जानकारी एक बड़ी श्रृंखला की आवश्यकता होती है। यानी पर्यावरण इतिहास के बारे में जो है ये कहा जाता है कि इसके बारे में जो एक्सरसाइज अभ्यास करने के लिए जो है ना गैर मानव जो मानव नहीं है जो जानवर हो गए जो माने एलियंस वगैरह होता है ना उसके बारे में जानकारियाँ जो है ना एक प्रकार का श्रृंखला की आवश्यकता होती है। इसलिए मानक इतिहासकार के प्रथागत प्रकाशित और अभिलेख्य ग्रंथ पर्यावरण इतिहासकार नियमित रूप से जैव अभिलेखागार को जिसको कहते हैं, जैसे कि पराग जमा जो हमें पूर्व वनस्पति स्वरूपों के बारे में बता सकते हैं। मतलब होता है ना कि इतिहास के बारे में किस तरह से हम लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग सिंपल लैंग्वेज अभिलेख के माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, पुरातत्व के बारे में जानते हैं, औजार हो गया तो औजार के माध्यम से हम लोग जानते हैं। ये सभी जो ना एक प्रकार का सबूत है, इसके माध्यम से हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं। तो इसी माध्यम से इसमें पर्यावरण इतिहास के बारे में जानना जाता है। उसके बारे में किससे जानते हैं, जैव अभिलेखागार, जिसको जो हम लोग हमें जो पूर्व वनस्पति के बारे में जानकारी देते उस समय जो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना जैव अभिलेखागार, ये इसका मतलब होता ही है कि वनस्पति के स्वरूप के बारे में बताता है कि नहीं उस समय जो है पूर्व जो है ना वनस्पति का किस तरह से स्वरूप था, इसके बारे में इसमें समालित किया गया है, इसमें निहित किया गया, इसमें बताया गया है। ठीक है ना, उसके बाद आगे कहा जाता है और भू अभिलेखागार, एक तो आपका जैव अभिलेखागार और भू अभिलेखागार, जिसको भू अभिलेखागार मतलब होता है भू मतलब भूमि, मतलब मिट्टी के प्रकार जो हमें पिछले भूमि और भूमि प्रयोग प्रथाओं के बारे में बता सकते हैं। यानी कि इसमें कहा जाता है कि पर्यावरण इतिहास के बारे में हम लोग 2 चीज़ों से 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे कि आपका जैव अभिलेखागार जिसके बारे में हम लोग वनस्पति के बारे में जानते हैं, उसके बाद एक हो गया भू अभिलेखागार जिसमें हम लोग मिट्टी के प्रकार को हम लोग उसके बारे में उसकी भूमि उपयोग के प्रथाओं के बारे में पता लगाते हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है पारिस्थितिक आला और पारिस्थितियों की एक महान विविधता को भरने की आवश्यकता इसकी विविधता को समझाने में मदद करती है। इसके जो भी आला हैं, जो भी इसके बारे में पारिस्थितिक की स्थिति है, उसकी सिचुएशन जिस तरह से उसमें एक महान विविधता के तरफ भरने के लिए उसकी आवश्यकता को समझाने में मदद करती है। उसके बाद देखिए भूवैज्ञानिक से लेकर पुरातत्वविदों से लेकर भूगोलविदों तक, ऐतिहासिक परिस्थितियों से लेकर जीव विज्ञानों तक ऐसे कई विद्वान पर्यावरण के इतिहास का अध्ययन और लेखन करते हैं। यानी इसमें कहा जाए भूवैज्ञानिक, देखिए जब भी पर्यावरण से संबंधित है वो वैज्ञानिक तौर पर भू मतलब भूगोल, भू मतलब भूमि वैज्ञानिक है जो मिट्टी भूमि के वैज्ञानिकों के से लेकर वहाँ पुरातत्व मतलब पुरातत्व होता है ना जिसके माध्यम से हम लोग पुरातत्व क्या होता है एक ऐसा पुरातत्व से जो हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बाद भूगोलविद तक ये सब जो इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। भूगोलविदों मतलब वहाँ की जो ना भौगोलिक दशा किस तरह से थी, पर्यावरण दशा किस तरह से थी, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। उसके बाद आगे कहा जाता है पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू, क्योंकि यह आवासों का अध्ययन करता है। पर्यावरण का इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है क्योंकि वहाँ के लोग जो है यहाँ आवास करने लगा था, इसका अध्ययन बताया जा रहा है। इसका वैश्विक परिप्रेक्ष्य जलवायु का अध्ययन, यानी कि एक महत्वपूर्ण पहलू था आवास का अध्ययन। उसके बाद वैश्विक परीक्षण मतलब जलवायु का अध्ययन, वहाँ की जलवायु किस तरह से थी उसके बारे में जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से पता चलता है। और इसकी पहुँच अक्सर समकालीन प्रशासनिक सीमाओं से परे होती है, और इसकी जो पहुँच जो इसकी जो जान पहचान अक्सर जो है वो समकालीन प्रशासनिक सीमाओं तक से परे होती है। उदाहरण के लिए हिमालय और आवासों का अध्ययन करने वाले किसी व्यक्ति के लिए नेपाल को भी देखना उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से बताया जाता है हिमालय के आवासों का अध्ययन करने के लिए, जो हिमालय में आवास है मतलब हिमालय का वर्तमान समय नेपाल में है, तो उसके में जो आवास हैं जो भी निवास करते हैं उसके अध्ययन के उसके बारे में जानने के लिए जो है कई व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को नेपाल में भी देखने को उपयोगी समझता है। हाँ, हालांकि पर्यावरण इतिहास राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं को पहचानता है, यानी कि जो ना पर्यावरण इतिहास जो है राष्ट्र के राज्यों की सीमाओं को पहचानता है। मतलब ये जो आपका नेपाल यहाँ पे हो गया, नेपाल हो गया, ये मान के चलो अपना भारत है, तो इसकी सीमाओं के बारे में भी इसके बारे में पहचानता है, तो ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, और भारत के पर्यावरण इतिहास पर ध्यान केंद्रित करने वाले अध्ययन उपलब्ध हैं।
पर हम विस्तार से चर्चा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का इतिहास क्या है, इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं, क्या क्या पहलू थी, क्या क्या भूगोल थे, किस तरह से इतिहास के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट आप करेगा पर्यावरण इतिहास के वाद विवाद, पर्यावरण के इतिहास में क्या क्या किस तरह से वाद विवाद हुआ था उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए पहला पॉइंट आप करेगा पर्यावरण नैतिकता, पर्यावरण नैतिकता, मानव केंद्रवाद बनाम परिस्थिति केंद्रित। तो इसमें हम लोग इसको देखेंगे, इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिए आप सभी। केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहसों का संगम, पशु अधिकारों की सक्रियता को रेखांकित करने के लिए दर्शन का उदय, और यह पहली की प्रक्रिया नैतिकता का कुछ नया होगा या मौजूदा नैतिक सिद्धांतों के संशोधन या विस्तार होंगे। इसके देखिए इसमें क्या कहता है, जो केंद्रवाद हैं, जो केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में, इसके बारे में, इसके नैतिक के बारे में, इसके जो नेचर के बारे में, इसके बारे में बताता है कि राजनीतिक हो गया, उसके तो जो कानूनी बहस का उस संगम मतलब एकजुटता हो गया, उसके वजह से पशु अधिकार हो गए, उसकी सक्रियता मतलब सक्रिय होने का भाव जो होता है उसको रेखांकित कर उसके बारे में बताया जाता है। उसके दर्शन का उदय किस तरह से हुआ था, उसका यह पहेली के रूप में बताता है कि पर्यावरण नैतिकता कुछ नया होगा या मौजूदा नैतिक सिद्धांतों के संशोधन या विस्तार होगा, यानी कि पर्यावरण नैतिकता का कुछ नया होगा, यानी कि जो मौजूद वस्तुएं हैं, जो नैतिक सिद्धांत हैं, उसका विस्तार होगा, एक पहेली की तरह बताता है। और व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में परिलक्षित हुई थी, और ये व्यापक तरीके से, जो बड़ा तरीके से जो समाज के स्तर है और राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक आंदोलन पर जो है, जैसे कि सामाजिक आंदोलन होता है, राजनीतिक आंदोलन होता है, उसके तौर पर जो है परिलक्षित मतलब अच्छी तरीके से देखभाल की हुई होती है कि इसकी सामाजिक आंदोलन क्या है, राजनीतिक आंदोलन क्या है, उसके बारे में अच्छी तरीके से देखभाल की हुई होती है, ठीक है। उसके पर्यावरण इतिहास का एक महत्वपूर्ण परिणाम ऐतिहासिक लेखन के निहित मानव केंद्रता की पूछताछ है, यानी पर्यावरण इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी है कि पर्यावरण इतिहास के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये भी है कि वहाँ जो ऐतिहासिक लेखन जो है आपका ऐतिहासिक लेखन होता है ना, उस पे जो मानव केंद्रता होता है, जो कि मानव जो निहित अपना स्थान निवास करते थे, उससे जो पूछताछ करना था। ओके, मानव केंद्रवाद क्या उल्लेख करता है और कुछ पर्यावरणविद इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, यानी मानव केंद्रवाद, जो मानव जो रहने वाले थे पर्यावरण इतिहास में, तो उसके बारे में जो पूछताछ किया गया था उसके बारे में एक उल्लेख नहीं करता है कि वो जो ना, और पर्यावरणविद जो भी पर्यावरणविद मतलब विद्वान थे उसके बारे में इसकी आलोचना क्यों करते हैं, इसके बारे में बुराई क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठती है, ठीक है। और एंथ्रोपोसेंट्रिक्स जिसको बोलते हैं मानव केंद्रवाद, ठीक है ना, दोनों एक ही हैं, जैसे कि आमतौर पर पर्यावरण नैतिकता और दर्शन में समझा जाता है, जैसा कि आमतौर पर बेसिकली पर्यावरण नैतिकता और दर्शन में समझा जाता है, उस दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें गैर मानव प्रकृति के मुख्य रूप से मानवीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि या व्यापक मानवीय महत्व और हितों में योगदान के लिए महत्व दिया जाता है। इसमें ये उसके दृष्टिकोण से ये अप्रोच के संदर्भ में कहता है जिसमें जो गैर मानव हो गए, जो मानव नहीं है, मानव के अलावा जो जाति हैं प्रकृति में, उसके मुख्य रूप से जो उसका यही प्राथमिकता मतलब फर्स्ट में यही रखा जाता है, उसकी सेटिस्फैक्शन करता है, या जो ना आपका व्यापक तरीके से जो है ना बड़ा तरीके से मानवीय महत्वों के लिए, मानवीय हित के लिए, मानव के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उसके हित के लिए, उसके योगदान में महत्वपूर्ण दिया जाता है। मानव केंद्र वैश्विक दृष्टि से अलग अलग पौधों और जानवरों, आबादी, जैविक समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र को केवल सहायक माना जाता है, अभूतपूर्व नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, और दूसरी तरफ पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता है, दूसरी ओर जो है पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता है कि मनुष्य प्रकृति का एक हिस्सा है, यानी कि पर्यावरण केंद्रवाद जो नहीं है स्वीकार करता है कि मनुष्य जो है वो प्रकृति का ही एक हिस्सा है, ठीक है, और जीवन के जाल का सम्मान करने और मानव केंद्र के वैचारिक प्रभुत्व के कारण हुए नुकसान को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो है जो जीवन काल में जो जाल से फंसे हुए हैं, जो होता है ना जाल बिछा देना, उसके सम्मान करने के लिए मानव केंद्र जो है ना अपने वैचारिक प्रभुत्व के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने विचार तरीके से, अपना होता है ना कि आपका वैचारिक कैसा है, आप मान के चलोगे किसी की मदद करते हो आपने, या तो आप गलती की हो तो सॉरी बोलते, उसी तरह से वैचारिक प्रभुत्व के कारण जो है उसके नुकसान जो करते, प्रकृति को जो नुकसान करते हैं उसको ठीक करने के लिए भी जिम्मेदार वही होते हैं। यह दावा करता है कि पारिस्थितिक क्षेत्र और सभी जीवन अन्योन्य आश्रित हैं, यानी कि यह दावा करता है कि जो पारिस्थितिक क्षेत्र हैं वो सभी जीवन के जो है ना एक दूसरे पर टिका हुआ है, जो एक दूसरे पर आश्रित है। अन्योन्य आश्रित मतलब वही होता है एक दूसरे पर आश्रित होना, और मानव और अन्य सभी जीव प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं पर पूरी तरह निर्भर हैं, ठीक है। और मानव और जो अन्य सभी प्रकार के प्रकृति पर जो प्राणी हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है उसके पारिस्थितिक तंत्र के तरीके से उसकी प्रक्रिया पर एक दूसरे पर निर्भर होती है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अकेले मानव केंद्रवाद संरक्षण नीति पूरी तरह से अपर्याप्त है, यानी कि जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए, उसके परीक्षण के लिए जो है ना ये अकेले मानव केंद्रवाद जो है जो निहित है, मानव जो वहाँ
मानव रहते हैं उसके लिए जो संरक्षण नीति तरह से पूरी तरह से अपर्याप्त है। फिर यह नैतिकता मनुष्य सभी प्रकृति पर लागू होती है और होमो सेपियंस को विकास की परिणति के रूप में नहीं बल्कि प्रजातियों के बीच एक प्रजाति के रूप में मानते हैं। यानी होमो सेपियंस कौन थे? जो मानव जाति को सबसे पहले पता किया था, हम उसको विकास की परिणति में बल्कि नहीं जो प्रजाति हैं उसके बीच में जो प्रजाति के रूप में मानते हैं। तो ये बताया जा रहा है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ से देखिए फिर कहता है इसके बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। देखिए पर्यावरण की नैतिकता इस बात का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि प्राकृतिक दुनिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग इकाई 6 चैप्टर नंबर 6 में बेहतर तरीके से जानेंगे।